बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अजहर इकबाल बंगश और मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। प्रोग्राम का आज हम बाकायदा जब आगाज़ करेंगे तो रोज़ाना की तरह जिस तरह बहुत सारे मौज़ूआत का हिस्सा बनाते हैं प्रोग्राम का, उसी तरह से दीगर मौज़ूआत भी हम शामिल कर रहे होंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम बात करेंगे अब से थोड़ी देर पहले जो गुफ्तगू की गई है, जो बात की गई है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो टाइगर फोर्स के रज़ाकार हैं उनसे, उस पर हम बात करेंगे। और उसके बाद आज आपको बताएंगे कि मकबूजा कश्मीर में होने वाले मज़ालिम के हवाले से आज सेनेट में एक करारदाद मंजूर की गई है। उस करारदाद में क्या कुछ कहा गया है उस बारे में आपको बताएंगे। फिर कोरोना की सूरत हाल पर तो बात होगी ही, और इसके अलावा कुछ खुसूसी रिपोर्ट्स भी अजहर आज हमारे पास बिल्कुल। और इसके अलावा हम अपने देखने वालों को आज एक ऐसी ऐप के बारे में बताएंगे जो कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुतारिफ करवाई गई है ताकि उनको कोरोना वायरस के हवाले से और मुख्तलिफ अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी के हवाले से आगाही दी जा सके। और इसके अलावा पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस सब के बारे में हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से बचाव हमारे हाथ में है और सिर्फ कुछ बुनियादी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके न सिर्फ हम खुद इससे महफूज रह सकते हैं बल्कि दूसरों को भी बचा सकते हैं। अपने हाथों को साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक बार बार धोएं। खांसते या छींकते वक्त मुंह और नाक को हर बार नए टिश्यू पेपर या अपनी कोहनी से ढांपें। अपनी आंखों, नाक और मुंह को हाथ बिल्कुल न लगाएं। मुसाफे के लिए हाथ न मिलाएं, न ही गले मिलें। खांसी या नज़ले की अलामत के हामिल अफराद से कम अज कम 3 फुट का फासला रखें। रश वाली जगह जाने से परहेज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न जाएं। अगर आपको खांसी, नज़ला या सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो तो फौरन तिब्बी मुआयना कराएं। आइए सब मिलकर इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और इस मुश्किल वक्त से निमटने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि हमसे है पाकिस्तान। प्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती। मुझे मेरा अक्स दिखाने वाले आए थे, मेरे अरसरुल का दीदार। उसने अल्लाह की किताब पर शिरक करके मुसलमानों को सीधी राह से भटका दिया। जुल्म का खात्मा और हक की फतह यकीनी है, हम हार तस्लीम नहीं करेंगे। नासिर अपनी फौज लेकर कल तुम्हारे कबीले की तरफ बढ़ेगा, वो तुम्हारा कबीला भी जला देगा। तुम जैसे 10 शख्सू अगर मेरे पास होते तो कुछ कब का हमारा हो चुका होता। उसे वहां से बाहिफाजत निकालना हम पे लाजिम है। खुदा के लिए मुझे उस जहन्नुम से निकाल लो
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले टाइगर फोर्स से खिताब किया है और उसके अंदर उन्होंने हुकूमती इकदाम से उनको आगाह किया है। और वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हमारी जो हमारी कौम है पाकिस्तान, वो मज़ीद लॉकडाउन की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इसके साथ साथ उनका मज़ीद कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से जो हमारा डॉक्टर तबका है उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है। और उन्होंने कहा था कि टाइगर फोर्स में जितने लोगों को हम रखेंगे उन तमाम को कार्ड्स फराहम किए जाएंगे। और ये जो टाइगर फोर्स है ये ना सिर्फ कोरोना वायरस के खिलाफ बल्कि टिड्डी दल के खिलाफ भी हुकूमती इकदाम में उनकी मुआविन साबित होगी। और उनका कहना था कि पाकिस्तान समेत बरतानिया में भी हमने टाइगर फोर्स में जो नौजवान हैं उनको भर्ती किया है और तकरीबन 2.25 लाख टाइगर फोर्स के रजाकार अब तक काम कर चुके हैं। बिल्कुल जी, टाइगर फोर्स के रजाकारों से आज वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे थे, उनसे मुखातिब थे। कहा उन्होंने ये कि सबसे पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ जिस तरह से आपने खुद को पेश किया आवाम की खिदमत के लिए एक इंतहाई अहम जज्बे के साथ। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 10 लाख नौजवान जो हैं टाइगर फोर्स का हिस्सा बने हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और इसमें से 2.25 लाख जो नौजवान हैं वो जब से कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं तब से अपना अपना हिस्सा जो है अपना अपना काम जो है वो कर चुके हैं। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने आज एक और अहम बात ये भी की है कि जो SOPs बनाए गए हैं इंतजामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, मुख्तलिफ सूबों की जानिब से, उन SOPs पर जब तक आवाम अमल नहीं करेंगे कोरोना से मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जितना नुकसान दीगर ममालिक में हुआ है, खासतौर पर अमरीका में हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, पाकिस्तान में उस तरह का नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम एहतियात का दामन छोड़ दें। बहरहाल जी, रुख करेंगे आज हम प्रोग्राम में मकबूजा कश्मीर का और आपको बताएंगे कि मकबूजा कश्मीर जहां आप जानते हैं, हम जानते हैं, पूरी दुनिया को अब ये मालूम है कि वहां किस तरह से भारतीय जुल्म बर्बरियत जारी है। मकबूजा कश्मीर में इसी भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ आज हमने देखा कि सेनेट में एक करारदाद मंजूर की गई है और ये मुतालिबा किया गया है अक़वाम मुत्तहिदा से कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म तशद्दुद के खिलाफ इक़दामात उठाए जाएं, भारत को वहां से निकाला जाए और जो वहां के लोग हैं उन्हें उनका हक़ राय दही दिया जाए और हक़ आज़ादी जिसके लिए वो मुसलसल पिछली 7 दहाइयों से जद्दोजहद कर रहे हैं वो हक़ दिया जाए। बिल्कुल असफर, हम देख रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान शुरू दिन से ही अपने कश्मीरियों के लिए हमेशा से आवाज़ बुलंद करती आई है। चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो या अक़वाम आलम हो, हर फोरम पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी और पाकिस्तानी कौम ने भी हर फोरम पर अपने कश्मीरी भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद की है और कश्मीरी भाइयों को ये यकीन दहानी करवाई है कि वो किसी सतह पर भी अकेले नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान उनके हक़ की खुद इरादियत के साथ खड़ा है और उनको हुकूक देने तक पाकिस्तान अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगा। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अक़वाम आलम इस सब के मामले में खामोश तमाशाई बना हुआ है और इस हवाले से वो कुछ भी नहीं कर रहा। मजीद इस हवाले से हमें बता रहे हैं फहद जावेद अपनी इस रिपोर्ट में। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजानी की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा ज़फ़रुल हक ने मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और भारतीय जुल्म तशद्दुद के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद ऐवान में पेश की, जिसको मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। वक्फा सवालात में सनअत व पैदावार के वजीर हमाद अजहर ने ऐवान को बताया कि स्टील मिल में गुज़श्ता 5 सालों में तनख्वाहों की मद में 35 अरब रुपए अदा किए गए हैं। उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतों ने न स्टील मिल को बहाल किया और न ही इसकी निजकारी की। हुकूमत स्टील मिल की निजकारी में निजी शोबे को शामिल कर रही है। एक सवाल के जवाब में हमाद अजहर ने कहा कि IMF की पाकिस्तान के हवाले से तमाम रिपोर्टें उनकी वेबसाइट पर मौजूद हैं। IMF ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा है। विफाकी वजीर हमाद अजहर ने ऐवान को बताया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से पॉलिसी 2019 की मंजूरी दे दी गई है। इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद में मुतअद्दिद टैक्सों में छूट दी गई है। वजीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत रज़ाक दाऊद ने ऐवान को बताया कि GSP प्लस के हवाले से हुकूमती इक़दामात के बायस 2022 तक यूरोपीय यूनियन ने GSP प्लस की शर्त को खत्म कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की मसनूआत को यूरोपीय मंडियों तक रसाई में मदद मिलेगी। मुल्क में कोरोना वायरस, त्यारे हादसे और दीगर हादसात में जाँ बहक होने वाले अफराद के लिए ऐवान में फातिहा खानी की गई। सेनेट का इजलास 8 जून शाम 4 बजे तक मुलतवी हो गया। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। बिल्कुल
जल्दी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इसके लिए एफर्ट्स भी की जा रही हैं और आज जो करारदाद मंजूर की गई है वो भी, उस बारे में हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है। उसकी वजह क्या है ये हम सब जानते हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो मकबूजा कश्मीर के शहरी हैं उनको उनका हक दिलाया जा सके, उन्हें वो आज़ादी दिलाई जा सके जो हर इंसान की ख्वाहिश भी है और हर इंसान का एक बुनियादी हक भी है। मकबूजा कश्मीर में हम ये देख रहे हैं कि 5 अगस्त के बाद से, अगर आज हम जिक्र करें आज की डेट तक, तो हम देख रहे हैं कि 10 माह मुकम्मल हो गए हैं उन तमाम इक़दामात को जो किए गए हैं। 5 अगस्त के बाद से सख्त लॉकडाउन, सख्त मुहासरा। अच्छा अजहर, हम ये देख रहे हैं कि हमारे लिए कोरोना के बायस घरों में बंद रहना, अपने प्यारों से न मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत डिप्रेशन में चले गए हैं, परेशान हो गए। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं ये तो 5 अगस्त के बाद से मुसलसल थोपी गई हैं मकबूजा कश्मीर। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अब दुनिया ने जो चीज अब इन चंद माह में एक्सपीरियंस की है वही चीज हमारे कश्मीरी भाई जो हैं वो काफी दिनों से कर रहे हैं, काफी महीनों से कर रहे हैं और तकरीबन 10 महीने हो चुके हैं। तो अब दुनिया को ये चीज इसका पता चल गया होगा कि कितना मुश्किल होता है अपने घरों में रहना। आप तो अपनी मर्जी से अपने घरों में रह रहे हैं, उनको जबरदस्ती अपने घरों में धकेला जाता है और उन पर जुल्म बर्बरियत की ऐसी दास्तानें रकम की जा रही हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिल रही। बिल्कुल जी, और इस वक्त में बताया जा रहा है डॉक्टर हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, अक्सर हमारे शो में हमारे साथ होते हैं, आज भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, आज भी आप हमारे न्यूज शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। और सर, बात हमें आपसे करनी है आज मकबूजा कश्मीर के हवाले से। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे, ये जो आज सेनेट में करारदाद मंजूर की गई है, कितना अहम कदम आप इसको समझते हैं और क्या अब हम ये तसव्वुर करें कि एक इस करारदाद से हम आलमी बरादरी को बेदार करने में कुछ मदद पा सकते हैं, कुछ मददगार होगी ये करारदाद, या मजीद कुछ स्टेप्स लेना है हमें? देखिए, इस वक्त तो सबसे ज्यादा अहम चीज ये है कि डोमेस्टिक लेवल पर यानी पाकिस्तान के अंदर तो ये चीज हाईलाइट हुई भी है और हर एक इस चीज का इदराक रखता है। अभी आपकी जो गुफ्तगू है आपके दोनों के दरमियान, वो भी ये चीज ज्यादा वाज़ेह बता रही है कि हमें इस चीज का एहसास है कि मामला खराब हैं और कश्मीर को जो है वो बिल्कुल एक नोट और जबरदस्ती से रखा जा रहा है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो कोरोना की सिचुएशन में हम लोग बंद हैं, जो लॉकडाउन सारी दुनिया में है, हमें ये कश्मीर के मामले, कश्मीर के लॉकडाउन को सारी बैनुल-अक़वामी जो लॉकडाउन है इससे इसको अटैच करना होगा। हमें सारी दुनिया के ज़मीर को जगाना होगा कि जैसे आप सब लोग बंद हैं वैसे पिछले 10 महीनों से हमारे कश्मीरी भाई भी बंद हैं और जैसे हम तकलीफ में हैं, इंसान सोशलाइज करना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है, जैसे हम तकलीफ में उसी तरीके से जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो उनको किस चीज की, किस गुनाह की सजा मिल रही है? जब हम इस चीज को इंटरनेशनलाइज कर देंगे कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो लॉकडाउन है वो असल में कश्मीर के लेवल पर लॉकडाउन 10 महीने से चल रहा है, तो मेरे ख्याल में हम एक ज्यादा कामयाब पोजीशन में होंगे कि भारत पर ये असरअंदाज हो उसकी पॉलिसी पर कि इंसानी हकूक का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और कश्मीर में जो लॉकडाउन है उसको खोला जाए और कश्मीरियों को जो है वो कम से कम उनके लेवल तक, कश्मीर के लेवल तक आज़ादी दी जाती है। जी डॉक्टर साहब, अब ये बताइएगा कि हमने देखा पाकिस्तान की तरफ से मौक़िफ़ जो है काफी पहले से देखने को मिल रहा है कि कश्मीरी भाइयों के साथ हमेशा से खड़े हैं और हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे उनके लिए आवाज बुलंद की है। आप मुझे ये बताइएगा कि जो सेनेट में अब करारदाद पास हुई है इससे जो अक़वाम मुत्तहिदा है या अक़वाम आलम है उस पर कितना असर पड़ेगा और वो इस चीज को कितना सीरियस लेकर इसके हवाले से बात करेंगे। जवाब देने से पहले आप कोशिश कीजिएगा कि अपनी लोकेशन अगर आप थोड़ी सी चेंज कर लें क्योंकि आपकी आवाज में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है हमारे पास। जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपने जो बात पूछी है असल में यूनाइटेड नेशंस और बाकी जो अक़वाम आलम है उन तमाम को इस बात का अच्छी तरह इदराक है कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है और वहाँ पर जो भी जुल्म बर्बरियत हो रही है पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा हुआ है। इस वक्त जो मसला, ये जो करारदाद पास हुई है ये ज्यादातर जो हिंदुस्तान की तबीयत है उसके ऊपर नागवार गुजरेगा। यानी वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान का जो ऐवान बाला है वो ये करारदाद मंजूर कर रहा है तो लाज़िमत है ये चीज बैनुल-अक़वामी मीडिया पर आएगी और इस तरीके से जो पब्लिक ओपिनियन है ये उसको मुतासिर कर सकती है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो करारदादें पास हो रही हैं वो अक़वाम आलम के लिए इतनी ज्यादा अहम नहीं है क्योंकि उनको मालूम है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ हैं और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि इस मसले का हल की तरफ जो है बढ़ा जाए। लेकिन ये जो करारदादें हैं पाकिस्तान के अंदर पास होने वाली है, पाकिस्तान के अंदर जो एहतजाजी मुजाहरे हों या इस तरह के कोई मुज़ाकरे हों या जो मीडिया कवरेज मिले वो हिंदुस्तान की तबीयत पर खराब गुजरेगी।
ٹھیک ہے. اچھا, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ کی آواز بالکل کلیئر نہیں آ پا رہی ہے. ہم چاہ رہے ہیں ہم آپ سے زیادہ بات کریں کیونکہ آج کا جو موضوع ہے بڑا اہم ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے, جارج فلائیڈ کے مسئلے کو جب ہم دیکھ رہے ہیں, کس طرح سے نسلی تعصب کے اوپر پورا امریکہ جو ہے وہ ہمیں باہر نکلا ہوا دکھائی دیتا ہے, اور ابھی یہ احتجاج جو ہے یہ یورپ کے مختلف شہروں کے اندر بھی پھیل رہا ہے. لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ کہیں پر کچھ ہو رہا ہے, خاص طور پر میں بات کرنا چاہوں گی, آپ بھارت کے اندر دیکھ لیجئے, مقبوضہ کشمیر کا تو ہم ذکر کر ہی رہے ہیں, گجرات میں جو کچھ ہوا, آسام میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, اور دیگر جگہوں پر جس طرح سے تعصب روا رکھا جاتا ہے مسلمانوں کے ساتھ, اس پر اقوام عالم کیوں نہیں جاگتا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ خود یہاں پر بھی ہمیں ایک تعصب دکھائی دیتا ہے کہ اگر امریکہ میں کچھ ہو رہا ہے تو اس پر ایک ڈفرینٹ ریاکشن آتا ہے, اور اگر ہمارے خطے میں ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس پر بالکل خاموشی؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. در حقیقت بین الاقوامی تعلقات کی جو تعلیم ہے اس کے اندر یہ بات بڑی واضح طور پر بتائی جاتی ہے کہ اکثریت نے ہمیشہ اقلیت کا استحسان کیا ہے. تو بھلے وہ سفید رنگ ہو کالوں کے لیے یا کالے رنگ ہو سفید کے لیے, انہوں نے ہمیشہ ایسے کیا. اور پھر یہی حالت جو ہے مسلمان اور غیر مسلمان کی, عیسائی اور غیر عیسائی کی ہے. تو کشمیر آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان کے اندر 84% ہندو ہیں, اور وہ کسی صورت میں مسلمانوں کی وہ اہمیت کو اجاگر نہیں ہونے دیں گے جو کہ مسلمان چاہتے ہیں اپنے حقوق کی صورت میں. ایک دوسری فلائٹ کی جو بات کر رہے ہیں آپ, امریکہ میں جو ہے اب لازمات ہیں, امریکہ چونکہ سپر پاور ہے تو وہاں پر اگر کچھ اچھا ہوتا ہے تو بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے ساری دنیا میں, برا ہوتا ہے تو بھی ہائی لائٹ ہوتا ہے. اور یہ جو برا ہوا ہے اس کو کوئی شخص بھی بخش نہیں رہا ہے, یعنی ہر شخص اس کو اٹھا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فلائٹ کی جو اس کی جو قربانی ہے, اس کے بعد کا جو بین الاقوامی نظام ہوگا دنیا کا, وہ در حقیقت نسل پرستی کے خلاف ایک زبردست قسم کی قانونی چارہ جوئی کرے گا, جو بین الاقوامی قانون میں بھی اور جو گھریلو قانون ہے یعنی کہ ڈومیسٹک لا جو ہے اس میں بھی ایک زبردست قسم کی آپ کو ایک فرق یعنی قانونی چارہ جوئی ہونے کو نظر آئے گی, جس میں کہ ممالک اب اندر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی یہ اس طرح. چلیں جی, ہم اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں یہاں پر کہ کاش جب یہ قانون بنایا جائے تو اس میں بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے یا بھارت جو جہاں کچھ کر رہا ہے اس کو بھی نظر میں رکھا جائے اور اس کو بھی پابند کیا جائے اس قانون کے تحت. بہرحال ڈاکٹر حسین شہید سہروردی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا تجزیہ ہم سے شیئر کر رہے تھے. آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ سر. جی بالکل, اور پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. کشمیر ہی کے حوالے سے بات چیت کریں گے. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ وہاں پر لاک ڈاؤن کو اب 10 ماہ ہونے کو ہیں, اور 10 ماہ سے ہی وہاں پر لوگوں پر جو ہے وہ ظلم و بربریت کی نئی داستان شروع کی گئی ہے, اور ان کو روزانہ کی بنیاد پر ان پر پیلٹ گنوں سے بھی حملے کیے جا رہے ہیں. اب بچوں کی بینائی چھینی جا رہی ہے, نوجوان تو کجا بچوں کو بھی وہاں پر نہیں چھوڑا جا رہا. اور کشمیر میڈیا سروس کی جانب سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ گزشتہ 10 ماہ کے دوران 142 کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کافی سارے بچوں کو یتیم کر دیا گیا ہے کیونکہ ان کے سروں سے ان کے والدین کا سایہ چھین لیا گیا ہے. 4 خواتین کو بھی اسی اسنا میں شہید کیا گیا ہے, اور ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں جس کا تذکرہ کرنے بیٹھیں تو شاید ہمارے پروگرام کا بالکل جی. یہ مقبوضہ کشمیر کے ایک ہاسپٹل کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہاں آپ کو بچے بھی دکھائی دے رہے ہیں, بزرگ بھی دکھائی دے رہے ہیں, خواتین بھی دکھائی دے رہی ہیں, اور یہ دیکھیں یہ نوجوان وہ ہے جس کو پیلٹ گنز کا, یہ وہ بچی ہے جس کے بارے میں پوری دنیا میں چرچا ہوا, لیکن اس کے بعد جو اقدامات ہونے چاہیے تھے کم از کم پیلٹ گنز کے حوالے سے بات کر لی جاتی بھارت سے. یہ وہ حشر ہے جو کیا جاتا ہے کشمیری نوجوانوں کا پیلٹ گنز کے استعمال سے, جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. پولیس کے کارڈ لگائے ہوئے بھی جہاں پر ہمیں لوگ دکھائی دیتے ہیں, اور یہ وہ اسٹوڈینٹس ہیں جو بیچارے مختلف بسوں کے اندر سوار ہوتے ہیں اپنے اسکول کالج جانے کے لیے, لیکن یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں. ان کی بینائی جو ہے, ان کی آنکھوں کا نور جو ہے یہ چھین لیا گیا, ان کی عمریں دیکھیں آپ. مطلب اس کو ڈسکرائب کرنا بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہے اس طرح کی صورتحال پر بات کرنا, لیکن جی یہ سب چیزیں کی جا رہی ہیں. اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے ہم آپ کو آج اس لیے بھی خاص طور پر آگاہ کر رہے ہیں. ویسے تو روزانہ بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن آج 10 ماہ ہو چکے ہیں. کلاک جو ہے وہ مسلسل چلتا جا رہا ہے 5 اگست کے بعد سے. پہلے یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید یہ صرف کچھ چند دن کا معاملہ ہے, ختم ہو جائے
जाएगा ये लॉकडाउन जो है, ये बदतर सूरत हाल जो है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसमें मजीद सख्ती से सख्ती आती चली। बिल्कुल आसमा, और यहाँ पर जिस तरह आपने पहले बात की नस्ली तासुब की कि एक चीज को एक पैराई से देखा जाता है और दूसरी चीज को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है। खैर, कश्मीर के हवाले से बातचीत तो करते रहेंगे और कौम आलम से हम ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो इस पर जरूर बात करें, लेकिन अब यहाँ पर जो कोरोना वायरस की बढ़ती हुई सूरत हाल है उसके हवाले से बात करेंगे। बिल्कुल जी, कोरोना वायरस के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं हमारे अपने मुल्क का, पाकिस्तान का। यहाँ क्या सूरत हाल है, जैसा कि आप पहले भी सुन चुके हैं, प्रोग्राम के आगाज में हमने आपको बताया कि आज जब जो टाइगर फोर्स के रजाकार हैं उनसे जब बात कर रहे थे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, तो उन्होंने ये बताया है कि दुनिया में जिस तरह से एक मुश्किल और गंभीर सूरत हाल है कोरोना वायरस की वजह से, उस तरह की सूरत हाल हम पाकिस्तान में नहीं देख रहे हैं। अमरीका जैसे मुल्क के अंदर 2000 से ज्यादा अमवात हो रही हैं एक रोज के अंदर, लेकिन जी 3 माह के दौरान अगर हम पाकिस्तान का जिक्र करें, जैसा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी बताया, तो यहाँ 1800 से कुछ शायद अमवात हुई हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि इसके बाद हमें एहतियात का दामन बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, इस चीज़ को बहुत लाइट लेना शुरू कर देना चाहिए, संजीदा नहीं लेना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ भी केसेस जो हैं अजहर वो तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और रोजाना, अब पहले जहां हम बताते थे कि दर्जनों केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, अब सैकड़ों केसेस रिपोर्ट बिल्कुल और हजारों की तादाद में अब केसेस सामने आ रहे हैं। जैसे कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 4896 नए केसेस आए हैं और इसमें से 68 अफराद जो हैं वो मजीद अपनी जान की बाजी हार गए हैं। इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि मुल्क में जो मजमूई मुतासिर अफराद की तादाद है वो अब 89,249 तक पहुंच गई है, जो कि मेरे ख्याल में अब हम बहुत ज्यादा केसेस का सामना कर रहे हैं। तो इस हवाले से हमें एहतियात की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि इस चीज को हम ज्यादा से ज्यादा काबू कर सकें, वरना तो अगर खुदा न खास्ता ये फैलती गई तो फिर इस पर काबू पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल जी, इस पर काबू कैसे पाया जाए, हुकूमत बहुत सोच विचार कर रही है, बहुत सारे इकदाम किए जा चुके हैं, बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ जो हमारी इंतजामिया है मुख्तलिफ शहरों के अंदर वो भी काम कर रही है और इसी सिलसिले में जी नेशनल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ने एक बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया है, एक बड़ा अच्छा जबरदस्त इकदाम सामने आया है कोरोना के आदम फैलाव के लिए, यानी कोरोना को ज्यादा फैलने से रोकने के लिए, इस बारे में हमें आपको ज्यादा आगाही फराहम करने के लिए वेंटिलेटर्स की अस्पतालों में कहाँ कहाँ दस्तयाबी है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जब किसी का तबीयत जो है वो ज्यादा खराब होने लगती है, सूरत हाल नाजुक होने लगती है, सांस उखड़ने लगता है, घर वाले परेशान होते हैं और फिर मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर भागते हैं जी कि कहाँ पर वेंटिलेटर मिलेगा। तो अब ये तमाम चीजें आप एक ही जगह पर जान पाएंगे और ये जगह है जी एक एप्लीकेशन, आपको अपने मोबाइल के अंदर इसको डाउनलोड करना है। इसका नाम है पाक निगहबान ऐप। आज इसको लॉन्च कर दिया गया है। 1110 अस्पतालों को पाक निगहबान ऐप से मुंसलिक किया गया है। मुल्क भर के ये अस्पताल हैं और किसी भी इमरजेंसी की सूरत का अगर आप में से हम में से किसी को भी सामना है तो ये जिंदगियां बचाने में बहुत ज्यादा मुआविन साबित हो सकती है। आपके नजदीक कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जहां आप अपने कोरोना से मुतासिरा मरीज को ले जा सकते हैं, वहां कौन कौन सी तिब्बी सहूलियात मुयसर हैं, आया वहां पे वेंटिलेटर है नहीं है, वहां बाईपैप मशीन है नहीं है, ये तमाम चीजें आज से आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पाक निगहबान एप्लीकेशन पर जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए और तमाम मालूमात हासिल। बिल्कुल आसमा, और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि चूंकि सोशल मीडिया पर काफी प्रोपेगेंडा भी फैलाया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि हमारे मुल्क में जो है वो या तो वेंटिलेटर्स की कमी है या फिर हमारे जो बेड्स हैं वो फिलअप हो गए हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से वाज़ेह कहना है कि हमारे पास वेंटिलेटर्स बिल्कुल अभी अवेलेबल हैं और हमारे पास हर तरह से जो फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल हैं। लेकिन अब इसको मजीद मौसर बनाने के लिए पाक निगहबान ऐप को लॉन्च कर दिया गया है ताकि लोगों को करीबी जो अस्पताल हैं वहां की सूरत हाल के बारे में पता चलता रहे और लोग बिला वजह के अस्पतालों में जाने से गुरेज करें और उनका और बहुत ज्यादा वक्त जाया हो जाता है जब आप अपने एक मरीज को परेशानी के आलम में मुख्तलिफ एम्बुलेंसेज में डालकर अस्पताल लेकर जा रहे होते हैं, आपको पता चलता है जी यहाँ तो वेंटिलेटर ही दस्तयाब नहीं है, तो अब आपको ऐसी ख्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको पहले से ये मालूम होगा कि आपको अपने पेशेंट को किस हॉस्पिटल में लेकर जाना है, कहाँ ज्यादा बड़ी तादाद में मिकदार में तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। बहरहाल जी
आइए आपको बताएं कि ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में भी आज हमें बात करनी है हमारे न्यूज शो में। और ऑनलाइन एजुकेशन आजकल पूरे मुल्क में, जैसे कि कल आप भी बता रहे थे अजहर, आपकी भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। खुश तो हैं कि चलें जी घर में बैठे बैठे तालीम का सिलसिला भी साथ साथ जारी है, लेकिन परेशानी भी है। ये परेशानी अब किस तरह से दूर की जाए, इस परेशानी को कुछ कम करने के लिए हम आपकी आज मुलाकात करा रहे हैं। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं मैम आमिना, जो कि माहिर तालीम है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो कितना बेहतर समझती हैं इस निज़ाम तालीम को। अस्सलाम वालेकुम मैम आमिना। खैरियत से? बिल्कुल जी, खैरियत से। बहुत शुक्रिया मैम आमिना, आप हमारे न्यूज शो के लिए वक्त निकाल रही हैं। आजकल हम देख रहे हैं, बल्कि मेरे अपने बच्चों की भी क्लासेस जो हैं ऑनलाइन, उसका सिलसिला जारी है। बड़ा हेक्टिक है, घर के कामकाज भी देखना, बच्चों को पढ़ाना भी। लेकिन सैल्यूट है उन टीचर्स को जो इतना वक्त निकाल रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपके लिए, खुसूसन मैं टीचर्स की बात करना चाहूंगी, पेरेंट्स पे हम बाद में आते हैं, कितना मुश्किल है, कितना आसान है ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, कुछ शेयर कीजिएगा। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जिस तक बच्चों के लिए नया है, इसीलिए हमारे जो मैक्सिमम टीचर्स हैं उनके लिए भी नया है, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो कोशिश करते हैं हाइब्रिड मॉडल के लिए, जिसमें फेस टू फेस टीचिंग और लर्निंग भी आती है और उसके बाद ऑनलाइन टास्क भी आते हैं। लेकिन उन तमाम ऑनलाइन टास्क को फिर हम सोच सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं। जी मैम, मैम आमिना उस्मान, आपकी आवाज जो है ना थोड़ी सी हमें क्लियर नहीं आ रही है उस तरह से जिस तरह से आनी चाहिए। अगर आप थोड़ी अपनी लोकेशन तब्दील कर लें ताकि हम आपको क्लियरली सुन सकें प्लीज। आपका कुछ बेहतर है? बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन है जी। तो अब जो इस वक्त का जो ये चैलेंजिंग टाइम है, अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स जो है हमारे, इसमें जिस तरह से बच्चों को चैलेंज आ रहा है, उसी तरह हमारी टीचर्स को भी चैलेंज आ रहा है, क्योंकि उनको ऑनलाइन एजुकेशन देने से पहले बहुत सी प्रिपरेशन इंडिपेंडेंटली करनी पड़ती है जी। बहुत से टीचर्स को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ा उन टूल्स के लिए जिसके लिए पहले वो रेडी नहीं थी। उसके बाद स्क्रीन टाइम के लिए जितना प्रिपेयर बच्चे कर रहे होते हैं उससे 10 टाइम्स टीचर्स कर रहे होते हैं। वो तमाम टूल्स निकालना, एक्टिविटीज निकालना, वीडियोस करना, एट टाइम्स आपको तमाम सिस्टम्स को फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है। एंड देन एट टाइम्स यू हैव टू गो फॉर द जूम सेशन, रूम्स में हैंग आउट सेशन, उसके लिए एक पूरा नया आपने अरेंज करना होता है। So you cannot say कि सिर्फ बच्चों के लिए ये नया है, it is new for the teachers also. So the way the students are learning, the same way the teachers are also learning how to cope with this pressure. अच्छा मैम आमिना उस्मान, ये फरमाइएगा, बहुत सारी माओं का भी ये सवाल है, बहुत सारे पेरेंट्स का भी कंसर्न है, क्या ये निज़ाम तालीम उस निज़ाम का मुतबादिल है जो स्कूल में होता है? अगर नहीं है तो फिर कैसे इसको बनाया जाए, क्योंकि अभी तो दिखाई ये दे रहा है कि बहुत सारे अगले महीने शायद हमें इसी का सहारा लेना पड़े। बिल्कुल, आपको हम लोगों को अभी क्योंकि सिचुएशन सोसाइटी की कहाँ तक चलेगी, कब तक चलेगी, हमें नहीं पता, ठीक है जी। तो अगर हम बात करते हैं कि बच्चों के लिए हाउ टू प्रिपेयर देम और अब कितना चलना है, देखिए पहले भी ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग दुनिया में आने लगी और बहुत सी जगहों पे लोगों को फील होता था कि ये ऑनलाइन लर्निंग जो है दिस इज गोइंग टू बी मोर इफेक्टिव एंड इट इज अप्रोचिंग द पीपल वेयर पीपल कैन नॉट वर्चुअली गो बाय देमसेल्फ, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन हो जाती थी जहाँ पर रिमोट एरियाज हैं या बच्चे जो है किसी मेडिकल कंडीशन में टू गो फॉर द ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग। सही। अब ये बहुत बेस्ट ऑल्टरनेट तो नहीं है, लेकिन जो अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है उसके अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो दिस इज दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी। बहुत से बच्चे जो घर में बैठे हुए होते हैं, टोटल कुछ भी नहीं कर रहे, उनके लिए इन तरह की एक्टिविटीज, 1-to-1 फेस टू फेस इंटरेक्शन, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज टू डू द टाइम वर्क on their time, this is too good because it is synchronous और asynchronous हमारी teaching strategies आती हैं। asynchronous के अंदर ये होता है आप ऑनलाइन एक्टिविटीज डाल देते हैं, वीडियोस डाल देते हैं, बच्चा अपने टाइम अपने टारगेट के ऊपर जितनी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज वो काम कर लेता है, ठीक है। ठीक है मैम, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम यूनिवर्सिटी के तलबा की बात करें या टीचर्स की बात करें तो चले वहाँ पर तो पढ़ाना थोड़ा सा कदरे आसान होता है कि स्टूडेंट्स खुद भी मेच्योर होते हैं और वो चीज़ों को समझ रहे होते हैं, उनको पढ़ाई में भी इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर हम स्कूल कॉलेजेस की बात करें जहाँ पर छोटे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, जहाँ पर टीचर अगर तो वो कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड नहीं है तो जाहिर है IT लिटरेट भी अच्छे खासे वो नहीं
होते, तो उनको जो मुश्किलात दरपेश होती हैं और जो बच्चे हैं उनको कैसे एक जगह पर गैदर किया जाता है, इस हवाले से क्या कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को, या फिर इसको किस तरह से काबू किया जा रहा है? देखिए, बच्चों और टीचर्स को तो हम ट्रेनिंग डिफरेंट किस्म की देते ही रहते हैं इन चीज़ों में, IT के अंदर, कि आप लोगों ने ऑनलाइन लेसन कैसे देने हैं या बच्चों को अपनी IT के ऊपर क्लास के अंदर लेसन कैसे करवाएं, जिस पर हमारे IT लेसन होते हैं। लेकिन भाई आपको एक बात मैं बताऊं, बच्चों से ज्यादा हमारे पेरेंट्स के अंदर एप्रीहेंशन होती है। ये जो हमारे बच्चे हैं ना, ये बेसिस ऑफ द टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी में बॉर्न हुए और इनको हमसे बहुत ज्यादा चीजें आती हैं। अगर हम बच्चों को थोड़ी इंडिपेंडेंस दें और उनको एक्सप्लोर करने दें तो वो इन पेरेंट्स की हेल्प के बगैर बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे यहाँ एप्रीहेंशन से पेरेंट्स की हमारा बच्चा कैसे करेगा, इनको दिस इज समथिंग विच इज अनअवॉइडेबल नाउ। टीचिंग लर्निंग ऑनलाइन इज अनअवॉइडेबल। सपोज करें स्कूल को ये जो प्रोविजन है ये 6-7 मंथ रखनी पड़ जाती है, या फिर स्कूल खुलते उसके साथ इसको एजुकेशन के सिस्टम में लेके जाना पड़ जाता है हाइब्रिड मॉडल के अंदर, तो फिर तो बच्चों के लिए दिस इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सही, दिस इज नॉट कि बच्चे नहीं कर पाते या उन सही कर पाते, चिल्ड्रन आर एक्साइटेड। हमने देखा लेसन के अंदर किड्स आर एक्साइटेड, दे वांट टू गो फॉर एक्टिविटीज, हर तरह की ऑनलाइन एक्टिविटीज। तो बिल्कुल मैम, आपने सही फरमाया, आजकल हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं अगर गैजेट्स के इस्तेमाल की बात की जाती है। बहरहाल मैम आमिना उस्मान खान साहिबा आप हमारे साथ मौजूद थी, अपना तज्जिया माहिर तालीम होने के नाते हमसे शेयर कर रही थी कि क्या कुछ किया जा रहा है ऑनलाइन एजुकेशन में और क्या कुछ किया जाना चाहिए। आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ऑनलाइन एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, और जैसे कि मैम आमिना कह रही थी कि आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत तेज हैं गैजेट्स के इस्तेमाल में, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके जिस तरह से आप भी सवाल कर रहे थे जहाँ पर बच्चों को और पेरेंट्स को बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि गैजेट्स क्या है किस तरह से, वहाँ पर पाकिस्तान टेलीविजन के इश्तराक से जिस तरह से गवर्नमेंट ने एक टेली स्कूल का इफ्तिताह किया है वो बहुत ज्यादा मुआविन साबित हो रहा है। उससे ऐसे हमारे तमाम देखने वाले जो हैं वो फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर तकरीबन हर लेवल के लिए हर तमाम जो क्लासेज हैं उनके लिए मुख्तलिफ कोर्सेज जो हैं TV चैनल के जरिए नशर किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत पाकिस्तान इस चीज को यकीनी बना रही है कि किसी का भी किसी किस्म का हर्ज ना हो और तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इन मुश्किल हालात से बआसानी यहाँ से निकल सकें, और यकीनी तौर पर मुश्किल हालात हमारे मुल्क पे आए हुए हैं, ना सिर्फ हमारे मुल्क पे बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी एक वबा आई हुई है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया बात भी कर रहे थे इस टॉपिक से पहले। कोरोना वायरस के हवाले से हम बात कर रहे हैं जी, और इससे पहले हमने आपके पाकिस्तान की सिचुएशन से आगाह किया था। पाकिस्तान में कितने केसेस हैं, कहाँ क्या सूरत हाल है, कौन कौन सी तिब्बी सहूलियात किन अस्पतालों में मुहैया कर दी गई हैं, और ये जो एक ऐप लॉन्च की गई है इस बारे में भी हम आपको आगाह कर रहे थे। कुछ हम ग्लोब पर भी नजर डालेंगे, दुनिया के नक्शे पर भी नजर डालेंगे, कहाँ कितनी तबाही मचाई है कोरोना ने। तो सबसे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं अमेरिका की, जो इस वक्त भी बताया जा रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है कोरोना की वजह से। 19,23,000 से ज्यादा अफराद हैं यहाँ पर जो कोरोना की वजह से मुतासिर हुए हैं, और इंतहाई अफसोस की बात यह भी है कि 1,10,000 से ज्यादा जिंदगियां सिर्फ अमेरिका के अंदर ये वायरस निगल चुका है। उसके बाद भी हमें दूसरे नंबर पर ब्राजील दिखाई देता है, जहां तकरीबन 34,000 अफराद इससे हलाक हो चुके हैं और 6,13,000 के करीब लोग इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। अजहर बिल्कुल, और साथ ही साथ अगर हम दीगर ममालिक की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास रूस आता है जिसमें 4,41,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस में मुबतला हो चुके हैं, और अगर हम यूरोप की बात करें तो स्पेन, इंग्लैंड, इटली और जर्मनी में भी वायरस के फैलाव में कुछ कमी आ रही है, लेकिन भारत में 2,21,000 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 6,363 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं। बिल्कुल जी, वापस हम कुछ पाकिस्तान की जानिब आते हैं। माफ कीजिएगा नाज़रीन, हो ये रहा है कि हम लोग जब हमें लॉकडाउन का सामना करना पड़ता है या हमारे सामने SOPs रखे जाते हैं उससे हम बहुत ज्यादा तंग होने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं और कहने लगते हैं जी नहीं, फौरन से लॉकडाउन जो है उसको हटाया जाना चाहिए। हमें खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, हम मास्क भी पहनेंगे, हम हाथों को सैनिटाइज भी करेंगे, सफाई का भी ख्याल रखेंगे, हर मुमकिन तौर पर इससे बचेंगे। लेकिन जी फैसलाबाद में बिल्कुल इसके अपोजिट हमने सूरत हाल देखी है। लॉकडाउन में नरमी तो की गई आवाम के बेहद इसरार पर, और फिर गवर्नमेंट ने जब देखा कि गुर्बत जो है उसकी लकीर से नीचे जो लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं, तो फैसलाबाद में लॉकडाउन में नरमी की गई। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ सूरत हाल बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, केसेस जो हैं बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। और इस बारे में हमारे एक नुमाइंदे हैं फैसलाबाद ही से, हाफिज मोहम्मद अली आबिद,
انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے کہ فیصل آباد میں جب اتنی بڑی تعداد میں مریض آ رہے ہیں تو انہیں ریلیف کس طرح سے دیا جا رہا ہے فیصل آباد کے اسپتالوں میں. پہلے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر اس پر مزید بات کریں گے. فیصل آباد میں اب تک 8,504 مشتبہ مریضوں کے کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جن میں سے 5,405 افراد کی رپورٹس نیگیٹو، 1,378 کی پازیٹو، جبکہ 1,721 افراد کی رپورٹس کا انتظار ہے. شہر کے مختلف ہسپتالوں کے 102 ڈاکٹرز کی کورونا رپورٹس بھی پازیٹو ہیں، جنہیں قرنطینہ کر دیا گیا ہے. الائٹ اور سول سمیت شہر کے تمام بڑے ہسپتالوں میں کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے وارڈز مخصوص کر کے ان کا علاج کیا جا رہا ہے، جبکہ جنرل ہسپتال غلام محمد آباد کو مکمل طور پر کورونا سے متاثرہ مریضوں کے لیے مختص کیا گیا ہے. کورونا سے متاثرہ مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل اسٹاف مسلسل فرنٹ لائن سولجرز کے طور پر دن رات کام کر رہے ہیں. ڈاکٹرز، ہمارا پیرا میڈکس، ہماری اسٹاف نرسز دن رات کام کر رہے ہیں، مینجمنٹ دن رات کام کر رہی ہے. لیکن یہ کہ ہماری صرف اتنی سی گزارش ہے کہ لوگوں سے کہ وہ احتیاط کریں. ضلع حکومت کی طرف سے پارس اور جی سی یونیورسٹی نیو کیمپس کے قرنطینہ سینٹرز میں بیرون ملک سے آئے ہوئے مسافروں کی نگہداشت کی جا رہی ہے. فیصل آباد میں کورونا کی وجہ سے اب تک 51 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ 127 افراد صحتیاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں. کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے حکومتی اقدامات کے ساتھ ساتھ عوام کی طرف سے SOPs پر سختی سے عمل درآمد اس وبا سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. حافظ محمد علی عابد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فیصل آباد. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا ملک جہاں پر کورونا وائرس کے خطرے سے دوچار ہے، وہیں پر لوکسٹ نے بھی یعنی کہ ٹڈی دل نے بھی ہماری فصلوں پر حملہ کر دیا ہوا ہے. لیکن اس حوالے سے حکومت کی جانب سے کافی اقدامات کرنے کو مل رہے ہیں اور تحفظ خوراک کے وزیر سید فخر امام کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے جو کیمیکلز ہیں ان کی درآمد کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے تاکہ ان کی مدد سے کیمیکل جو ٹڈی دل ہیں ان پر قابو پایا جا سکے. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ وہ چین سے جو ڈرونز ہیں وہ بھی منگوائیں گے تاکہ ان کی مدد سے جتنے بھی ٹڈی دل کے خلاف جو آپریشنز ہیں ان کے اندر اس کو یقینی بنایا جائے کہ ان پر قابو پا لیا جائے. اور اس طرح سے انہوں نے کہا کہ جو کسانوں کو مسائل درپیش ہیں اس سے بھی حکومت بالکل آگاہ ہے اور حکومت ہر چیز پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور وہ ضرور ان کو جو نقصان ہے اس کا ازالہ کرے گی. اور ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا تھا کہ ٹڈی دل پر قابو پانے کے لیے جتنے بھی محکموں نے حکومت پاکستان کا ساتھ دیا ہے ان تمام کے تمام کا شکریہ. اور مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان اور جو پنجاب ہیں ان کے کافی اضلاع میں اب ٹڈی دل کا جو حملہ تھا اس میں کافی حد تک کمی دیکھنے کو ملی ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ حکومت پاکستان نے بر وقت اقدامات کرتے ہوئے ان تمام چیزوں پر قابو پانے کے لیے مختلف قسم کے آلات بھی امپورٹ کروائے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کیمیکلز اور ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ ٹڈی دل پر وقتاً قابو پا لیا جائے تاکہ زیادہ بالکل ہی مختلف جو ضرورت کی اشیاء ہیں، ضرورت کا سامان ہے وہ چائنا سے منگوایا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کس حد تک ہمیں مدد ملتی ہے. بہرحال جی، آج کسانوں کی مشکلات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بھی تحفظ خوراک کے وزیر سید فخر امام نے بات کی ہے. کیا بات کی ہے، کیا کہا ہے، کچھ آپ کو سناتے ہیں. چائنا نے ہمیں $4.9 ملین مختص کر دیے تھے ایز اے گرانٹ، جس میں سے تقریباً 3 لاکھ لیٹرز آف میلاتھون آ چکا ہے. 50,000 لیٹرز آف لیمڈا چائنیز نے ہمیں دیا. انہوں نے کچھ ہمیں اسپریز بھی دیے ہیں، کچھ انہوں نے ہمیں ماسک بھی دیے ہیں جو لوگ اس کام میں کر رہے ہیں بطور گرانٹ ڈونیٹ کی ہیں. وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم آپ کو کچھ ڈرونز بھی دینا چاہیں گے، انیشلی 50، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو کراپڈ ایریا ہے وہاں وہ آپ استعمال کر سکیں گے.
बिल्कुल जी, आपने सुना तहफ़्फ़ुज़ खुराक के वज़ीर सैयद फ़खर इमाम रावलपिंडी में मौजूद थे, लॉकस के हवाले से बात कर रहे थे। बहुत ज़्यादा परेशानी का तमाम लोगों को इसकी वजह से सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर हमारा जो किसान है वो बहुत ज़्यादा इस वजह से अपसेट है, परेशान है। लेकिन अब कहा जा रहा है चीन से सामान जो है वो मंगवा लिया गया है और अब देखना यह है कि इससे कितनी मदद मिलती है। स्प्रे जो है वो भी खासी बड़ी मिकदार में बिल्कुल, और इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है डॉक्टर अनवार अहमद ने, जो कि माहिर ज़राअत है। हम उनसे जानेंगे कि उनके मुताबिक जो टिड्डी दल है उसकी क्या सूरत हाल है। डॉक्टर अनवार अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप सुन सकते हैं हमें? जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कि जैसे टिड्डी दल ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में हमला किया हुआ था, जिस पर काफ़ी हद तक अब काबू पा लिया गया है मुख्तलिफ केमिकल्स और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए, तो आप बताइएगा कि अभी तक उसके कितने खतरात हमें अभी भी लाहिक हैं और कितना नुकसान मजीद हो सकता है और इसका जो असर है वो कब तक कम हो सकता है? देखिए जी, पाकिस्तान में टिड्डी दल का जो पहला अटैक हुआ था वो 2019 में वो बाहर से आया था और उस टिड्डी दल ने ब्रीड किया था जो पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला, वहाँ पे क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ज्यादा बारिशें हुई और वहाँ पे ब्रीडिंग हुई उसकी, और वो ईरान आई और ईरान से फिर पाकिस्तान में और इंडिया में उसने अटैक किया। अब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान में जो आई थी पिछले साल, उसकी 2 ब्रीडिंग्स हो चुकी हैं, 2 जनरेशन उसकी आ चुकी हैं और वो पाकिस्तान के तकरीबन 61 डिस्ट्रिक्ट में फैल चुकी है। तो इस चीज को देखते हुए कि इस वक्त जो उसका अटैक है वो मैंगो ऑर्चर्ड्स और कॉटन और वेजिटेबल, उसमें बहुत ज्यादा अटैक है। और बलोचिस्तान के एरिया में जो एप्पल है, ग्रेप्स हैं, सब्जियां हैं, उससे बहुत ज्यादा अटैक। सिंध में मिर्चें हैं, कॉटन है, जितनी भी कॉटन अभी हमने कल्टीवेट वो देखी थी कुछ, वो सारी वो जर्मिनेशन होती है उधर, वो टिड्डी उसको खा जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि अगर ये कंट्रोल नहीं होगा तो एक बहुत बड़े ग़िज़ाई बहरान का सामना आ सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो स्ट्रेटजीज हैं उसमें एक तो स्प्रे है, फिर मैकेनिकल तरीके से इसको तलब किया जाता है। तीसरा अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर जो है जिसकी फाइन मिस्ट बनती है वो चीन से दरामद किए गए हैं। टर्की ने एक हमें जो है जहाज भेजा है जिससे वो स्प्रे हो रहा है, और एनडीएमए में जनरल अफजल और जो फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है और जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं और यूनिवर्सिटीज, खास तौर पे जो हमारे एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी है, हमने जो सजेशंस दी हैं उसमें ड्रोन टू डिस्क के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाई जाए और उसकी सर्वेलेंस की जाए कि किस एरिया की तरफ वो मूव कर रही है, उसकी कितनी ब्रीडिंग हो रही है। सर्वेलेंस की जानी चाहिए, जहाँ जहाँ ये जा रही है वहाँ पर ये पहले से अगर इकदाम कर लिए जाएं तो ज्यादा बेहतर चीजें हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर अनवार साहब, ये फरमाइएगा, हमारे किसान भी ये जानना चाहेंगे और खुद हम भी, सिर्फ पाकिस्तान इसकी वजह से इसकी जद में नहीं है बल्कि दीगर और ममालिक भी आए हैं। बाकी ममालिक के अंदर किस तरह से इससे निपटा जा रहा है? क्या वहाँ हिकमत अमली हमसे कुछ मुख्तलिफ है, हमसे कुछ बेहतर है? क्यों हमने सिर्फ चाइना से मदद ली है? चाइना से मदद ली गई है वो काफी है या हमें किसी और मुल्क से भी इसमें सपोर्ट लेनी चाहिए? कहीं और इससे बेहतर तरीके से निपटा जा रहा है इस वक्त? जी, जो बेसिक स्ट्रेटजी है वो इसको तलब करने की वो 3 तरीके हैं वो अडॉप्ट हो रहे हैं। जहाँ तक बात है बाकी कंट्रीज ने किस तरह इसको मैनेज किया है, तो सबसे पहले जो अफ्रीका में आई थी ये सहराई टिड्डी दल, उसको भी पेस्टिसाइड्स और मैकेनिकल तरीके और इसी तरीके से किया गया था। वहाँ से ईरान ने भी इसी और इंडिया, लेकिन इन सब को जो मॉनिटर कर रहा है जो वो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की, उसके अंडर पाकिस्तान, इंडिया, ईरान पिछले दिनों उनकी एक मीटिंग हुई है और एक जॉइंट स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई है कि किस तरह इससे निपटना है। मुश्तरका हक में हिकमत अमली है जिसके तहत इससे निपटने की कोशिशें की जा रही हैं। बहुत ज्यादा बराबर भी कहीं कहीं कोशिशें हमें होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहरहाल अनवार अहमद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, माहिर ज़राअत हैं, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया सर। और जी, जब टिड्डी दल की बात हो रही है, हमारी ज़राअत की बात हो रही है,
तो कुछ हम अपने माहौल की भी बात कर लेते हैं। चल लहलहाते हुए खेत हों या सरसब्ज दरख्त हों, हमारे माहौल को खूबसूरत बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। हम जब गाँव वगैरह में जाते हैं तो कितनी ग्रीनरी देखकर हम खुश होते हैं, और हमारा इस्लामाबाद शहर है वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और ये खूबसूरत इसकी वजह कि यहाँ ग्रीनरी बहुत ज्यादा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि माहौलियाती तब्दीली की वजह से काफी सारे असरात मुरतब हो रहे हैं, और हमें देखना है कि माहौलियाती तब्दीली की वजह से जो इंसानी सेहत है उस पर कितने असरात मुरतब हो सकते हैं, और क्या ये इंसानी सेहत के लिए बीमारी का बायस बन सकता है? बहुत सारे असरात मुरतब हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों में सांस की बीमारी है, बहुत सारे लोगों में आंखों की बीमारी है, बहुत सारे लोगों में कहा जा रहा है कि जो स्किन एलर्जीज हैं मुख्तलिफ, ये भी हमारे माहौल में होने वाली तब्दीलियों की वजह से हो रही हैं। अच्छा, इन माहौलियाती तब्दीलियों से निमटा किस तरह से जा रहा है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, हम यहाँ पर इससे निमटने की किस तरह से कोशिश कर रहे हैं, इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं शाहिद अजमल मलिक। उन्होंने पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना वायरस अब एक हकीकत है। साइंस की तरक्की और जिद्दत के इस जमाने में कोरोना वायरस का इस कदर ज्यादा फैलाव इंसान के लिए एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर गया है। कहते हैं कि माहौलियाती तब्दीली भी कुदरती आफात का एक बड़ा सबब हुआ करती है। हम सबके जहनों में एक सवाल बार बार जन्म लेता है कि क्या मौसमियाती तब्दीली भी कोरोना वायरस के फैलाव का सबब हो सकती है? चलें कुछ जवाब तलाश करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने इस हवाले से कुछ सवालात उठाए हैं। ये तमाम सवालात कोरोना वायरस और माहौलियात से जुड़े हैं। रिसर्च में सवाल उठाया गया कि क्या माहौलियाती तब्दीली कोरोना वायरस के फैलाव पर असरअंदाज हो सकती है। जवाब है कि अब तक इंसान के पास इस हवाले से कोई वाज़ेह और बराह रास्त सबूत तो नहीं है, लेकिन यह अमर साबित है कि जमीन पर हमारे दूसरे जानदारों के साथ सलूक की वजह से माहौलियात पर असर पड़ता है, जो हमारी सेहत के लिए भी अहम है। सादा तरीके से इस बात को ऐसे समझें कि जैसे ही जमीन पर दर्जा हरारत में इजाफा हुआ, बड़े और छोटे सब जानवर गर्मी से बचने के लिए नकल मकानी करते हैं और दूसरे मकामात पर अपने साथ कई बीमारियां भी मुंतकिल करते हैं। जंगलात की कटाई और खेतों की कमी भी जानवरों की नकल मकानी में अहम अंसर है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का दूसरा सवाल ये है कि क्या फजाई आलूदगी कोरोना वायरस का बायस है? जवाब बड़ा अहम है। जो अफराद ऐसे इलाकों में रिहाइश पजीर हैं जहाँ फजाई आलूदगी ज्यादा है, उनमें कोरोना वायरस की वजह से मौत की शरह ज्यादा होगी, क्योंकि धुआं और आलूदगी फेफड़ों के मर्ज के लिए जहर कातिल है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों के मुताबिक माहौलियाती तब्दीली पहले ही बहुत सी इंफेक्शियस बीमारियों का बायस है, जैसा कि वेब्रियो पैरा हीमोलाइटिस, जिसमें इंसान कै और डायरिया का शिकार होता है, और एक और बीमारी जिसका ताल्लुक मौसम से है वो डेंगू बुखार है। इससे तो आप सभी वाकिफ होंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक और सवाल और उसके जवाब पर आप हैरान जरूर होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस पर सोचेंगे भी जरूर। जो सलूक हम अपने घरों में अपने पालतू जानवरों के साथ करते हैं वो भी अक्सर बीमारियों का बायस बन सकता है, जो कि वायरल होती हैं। इंसान की तरक्की और एक ही दिन में दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने की सलाहियत भी वायरल बीमारियों के फैलाव में बड़ा किरदार अदा करती है। रिसर्च के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियां दुनिया से कई जानदारों की नस्ल के खात्मे की भी जिम्मेदार हैं, और ये माहौलियाती तब्दीलियों का ही शाखसाना है। बात सिर्फ इतनी सी है कि कुदरती तौर पर हम जानवर और पौधों के साथ ही ये दुनिया मुकम्मल करते हैं, लेकिन जब से हमने इस शराकतदारी को खत्म किया, कुदरत ने भी अपना रवैया तब्दील कर लिया। फर्क सिर्फ इतना है कि वायरस की बीमारी तेजी से फैलती है और माहौलियाती खराबी की रफ्तार कुछ धीमी होती है, लेकिन बड़ा खतरा माहौलियाती तब्दीली है। अपने अंदर ही झांक कर देख लें। हम सब ये सोचें कि इस जमीन और माहौल को भी बेहतर रखने की जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है। हम इसको बेहतर रखें ताकि नेचर भी हमारे साथ हो। शाहिद अजमल मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। बड़ी खूबसूरत रिपोर्ट आप देख रहे थे शाहिद अजमल मलिक की, और इसमें एक सवाल उठाया है शाहिद ने कि कुदरत ने ये जो अपना रवैया तब्दील किया है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब जान लेते हैं। हमारे साथ माहिर माहौलियात डॉक्टर ताहिर हयात साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे न्यूज शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। अगर ये आपकी नजर से ये रिपोर्ट गुजरी है शाहिद अजमल मलिक की, तो उन्होंने ये सवाल इसमें किया कि कुदरत ने अगर अपना ये रवैया बदला है माहौलियात के हवाले से, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप हमें जरा समझाइएगा, क्या हम इंसान इसके जिम्मेदार हैं या वो जानवर इसके जिम्मेदार हैं जो हिजरत करते रहते हैं? ये सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी है, और फिर ये जो कोरोना आया है इसकी भी वजह ये जो माहौलियाती तब्दीली है यही है? इस तरह की बीमारियां और भी आ सकती हैं ऐसी फिर क्या? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, इन्होंने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रेज किया इसके ऊपर। जैसे कि आप देखें कि आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे जो है माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है, और ये तकरीबन 48वां वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे जो मनाया जा रहा है। और इस दफा यूनाइटेड नेशन ने भी इसका जो थीम रखा है वो ये रखा है कि टाइम फॉर नेचर, कि हमें इस नेचर को, इस कुदरत को टाइम देना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इस वक्त जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, माहौलियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं, ये लोकस्ट का जो आपका आउटब्रेक आया है, कोविड-19 का आउटब्रेक आया है,
क्या इसके पीछे अवामिल क्या है। तो डेफिनेटली इसके पीछे जो बेसिक काज है वो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, इंसान की मसनूई डेवलपमेंट है। इंसान ने जो मसनूई डेवलपमेंट की वजह से नेचर को नुकसान पहुंचाया है, वो सारी काजें इसके पीछे मौजूद। तो इसकी वजह से हम उस तरफ जा रहे हैं जो शायद काबिल वापसी रास्ता ना हो। यूनाइटेड नेशन ने आज के दिन पे एक रिपोर्ट पब्लिश की है, मेरे सुबह नजरों से गुजरी, तो उसमें लिखा कि इस वक्त नेचर से हम जितनी डिमांड कर रहे हैं वो अगर 1.6 टाइम और अर्थ का हिस्सा बनाया जाए तो वो शायद वो भी अभी पूरी नहीं कर पाए। और अगर हम किसी जगह पे रहे तो शायद बहुत जल्दी हम बहुत सी ऐसी बीमारियों का, ऐसी मुश्किलात का सामना करेंगे जो इस दुनिया को खात्मे की तरफ शायद लेके जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये बताइएगा कि चूंकि आजकल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफी हद तक कम हो गई है, जो उसके धुएं से जो पोल्यूशन होती थी वो काफी हद तक कम हो गई है, तो आप क्या समझते हैं कि इन दिनों में जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारी जो माहौलियात है, उसको किस हद तक जिसे कहते हैं रेस्ट मिल रहा है कि वो अपने आप को दोबारा से समेट सके। और डॉक्टर साहब मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगी कि चलिए ये तो हम मजबूरी के तहत कर रहे हैं ना, जो हम सफर कम कर रहे हैं या धुआं कम है, फैक्ट्रीज बंद हैं, लेकिन वैसे हमें क्या करना चाहिए सर अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए, हम सबकी जिम्मेदारी क्या बनती है? बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे कि आपसे पहले कहा कि अभी ये लॉकडाउन की वजह से मैक्सिमम इंडस्ट्रीज, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो अवामिल जो माहौल को नुकसान पहुंचा रहे थे वो मिनिमम लेवल पे जाए। मैं कौम से एबटाबाद में होता हूँ, बड़े अरसे बाद हमने वो पुराना सीजन एबटाबाद में देखा है, वो रेनफॉल सीजन, वो लो वो साफ आबो हवा। और इसकी बेसिक काज यही है कि अगर हम इन अवामिल को देखने के बाद हमें नेचर ने एक मौका दिया है कि समझें इस चीज को, अगर हम इससे सीखें और अगर हम हर साल 1 दिन, 4 दिन, 3 दिन ऐसे गुजारें कि हम तमाम इन तरह के अवामिल को स्टॉप करें, रोकें, तो शायद हम इस नेचर को बचा लें और वक्तन फक्तन इसको दोबारा अपने पुराने कंडीशन में वापस में जाने में कामयाब हो। बिल्कुल जी, जिस तरह से अर्थ हाल मनाया जाता है, लाइट्स हैं वो बंद रखी जाती हैं और उसके बाद उससे ये लोगों को बताया जाता है कि जो तवानाई है इसको महफूज रखना कितना ज्यादा जरूरी है, इसी तरह से माहौलियात के हवाले से भी ऐसा एक दिन या कुछ दिन मनाए जाने चाहिए। डॉक्टर ताहिर हयात साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया सर। और जिस तरह से नाज़रीन डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए अपना जो किरदार है अदा करें, और एक बात छोटा सा काम जो हम अपने माहौल को बनाने के लिए कर सकते हैं उसमें कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है, कोई ज्यादा वक्त भी नहीं लगता है, अगर वो ये है कि हम अपने अपने हिस्से का एक पौधा तो लगा सकते हैं, अपने घर के बाहर या घर के अंदर ही चलें, इंडोर प्लांट्स भी कोई लगा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे हुकूमत पाकिस्तान भी बिलियन ट्री सुनामी और सरसब्ज़ व शादाब पाकिस्तान, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान ऐसी कैंपेन चला रही हैं, तो हमें इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। यही वो कुछ है जो कि हम अपने हिस्से का कर सकते हैं और अपने जो माहौलियात हैं इसको बेहतरीन बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। आसमान, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ और आपसे चाहेंगे इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल इसी टाइम 6 बजे। मुझे दीजिए इजाजत, यानी कि अजहर इकबाल बंगश को और आसमा इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद एक सच जो छुपा हुआ, एक कहानी जो पहले सुनी न गई, कुछ मीठा तो कुछ कड़वा, फीका कभी नहीं, तीखा यकीनन। हम पूछेंगे वो सवाल जो आपके जहन में, देंगे वो जवाब जो लोग देते हो, बरजस्ता। देखिए हर जुमा की रात 7:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। मुझे मेरा अक्स दिखाने वाले आए ने मेरे अर्तुरुल का दीदार करा। उसने अल्लाह की किताब पर शिरक करके मुसलमानों को सीधी राह से भटका दिया। जुल्म का खात्मा और हक की फतह यकीनी है, हम हार तस्लीम नहीं करेंगे।
नासिर अपनी फौज लेकर कल तुम्हारे कबीले की तरफ बढ़ेगा और तुम्हारा कबीला भी जला देगा। तुम जैसे 10 जंगजू अगर मेरे पास होते तो कुछ कब का हमारा हो चुका होता। उसे वहां से बाहिफाजत निकालना हम पे लाजिम है। खुदा के लिए मुझे उस जहन्नुम से निकाल लो अब्दुल। शेर दिल मसीहाओ, सी रहे हो सब खाओ, तुम हमारे मोहसिन हो। जानलेवा दुश्मन से लड़ रहे हो तुम तन्हा, रात हो भले दिन हो, तुम हमारे मोहसिन हो। शेर दिल मसीहाओ, भूल कर तुम अपने गम और दुख अजीजों के पास हो मरीजों के। तुम हमारे चारागर, दर्द की दवा हो तुम, खौफ की शिफा हो तुम, अमन की क़बा हो तुम, चैन की रिदा हो तुम। हम दुआएं करते हैं तुम बहुत जज़ा पाओ, शेर दिल मसीहाओ। सर पे तुम कफन बांधे लड़ रहे हो सबकी जंग, और सब महाजों में सबसे आगे तुम ही हो। तोप है न कोई तीर, लड़ रहे हो बेशमशीर। तुम हमारा लश्कर हो, तुम निशान हैदर हो। रब करे लड़ाई में कामयाब हो जाओ, शेर दिल मसीहाओ। देश के जवां बेटो, जोश कम न होने दो। सारे दर्दमंदों को, सब खुदा के बंदों को दर्द की दवा बांटो, कौम को न रोने दो। तुम हमारे हीरो हो, आने वाली नस्लें सब तुमको याद रखेंगी। इश्क के निसाबों में, देश की किताबों में आएगा तुम्हारा नाम, क्योंकि तुमने हम सब की जिंदगी बचाई थी। मौत के दहाने से, रात के फसाने से रोशनी दिखाई थी। ताबत जजा पाओ, शेर दिल मसीहाओ, शेर दिल मसीहाओ। हक सच की बालादस्ती के सहाफती दावे बहुत, लेकिन मेरा आपसे एक ही बात है। सहाफत और सियासत की इंतहा पसंदी से पार, तामीरी तनकीद, बेबाक तस्वीर। 3 दिहाइयों के सहाफती सफर में रहा यही मेरा असूल, यही है मेरा दस्तूर। शाहराहे दस्तूर देखिए हर जुमा से इतवार रात 8:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। कोरोना वबा के पेश नजर तामीराती इंडस्ट्री के लिए चंद एहतियाती तदाबीर। बायोमेट्रिक हाजिरी से गुरेज करें। तामीरात वाली जगह पर दाखिली और खारजी रास्तों पर थर्मल गन की दस्तियाबी यकीनी बनाएं। दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइजर्स की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। तमाम कारकुन ड्यूटी शुरू होने के वक्त काम वाले कपड़े पहने और काम खत्म होने पर नहाने के बाद मामूल के कपड़े पहन लें। कारकुनों और सारिफीन के दरमियान राब्ते वर्चुअल मवासलात के जरिए रखे जाएं। मौशरती फासलों के लिए 2 मीटर की दूरी इख्तियार करें। मुतबादिल या इजाफी शिफ्टों के जरिए मुलाजमीन की तादाद कम से कम रखी जाए। मजदूर हजरात काम से पहले और बाद में हाथ धोना हरगिज न भूलें। बीमार मजदूरों को
किसी सूरत काम पर न बुलाया जाए। ऐसे वर्कर्स जिनमें कोरोना की अलामत जाहिर हो जाएं, उनके लिए आर्जी कयामगाह या करंतना कमरे का इंतजाम किया जाए ताकि उनको टेस्ट रिजल्ट आने तक करंतना किया जा सके। मुलाजमीन को अच्छे मयार के मास्क और नकल हमल के जराए फराहम करें। ड्राइवर्स दौरान सफर मास्क का इस्तेमाल करें, एयर कंडीशन न चलाएं और खिड़कियां खुली रखें। खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। किसी भी नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स के साथ पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zone 4G।